स्वागत है, नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक गुलाब पे है, रोजेस पे। और आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे आपने टॉपिक लिया है आज। गुलाब के लिए हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एक्शन में आ जाते हैं इन जनरल। बट बेसिकली हम लोगों का गुलाब का सारा एक्शन टाइम टेम्परेचर के ऊपर चलता है, वेदर के ऊपर चलता है। नॉर्मली अक्टूबर फर्स्ट वीक इसके लिए फेवरेबल स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी डिले भी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा एडवांस हो जाता है। अभी जो आज की पोजीशन में हम लोग बैठे हैं, ये परफेक्ट टाइमिंग है। जिन्होंने भी गुलाब की ट्रिमिंग कर ली है, प्रूनिंग कर ली है, परफेक्ट है। नहीं करी है तो अब आप डिले न करें उसकी प्रूनिंग के लिए। तो पहले मैं गुलाब की बेसिक इंफॉर्मेशन से शुरू करता हूं, फिर हम लोग इसको एडवांस करेंगे। जैसा भी डिस्कशन चल रहा था कि मैक्सिमम लोगों के पास गुलाब पोटेड प्लांट्स हैं, ग्राउंड में बहुत कम लोगों के पास है। पर पहले हमको ये समझना है कि हमारे पास जो गुलाब है वो एक्चुअली है क्या, क्योंकि गुलाब की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हैं। हम लोग इसको क्लासिफिकेशन करें तो हम लोग एक मेजर 3 तरह के गुलाब हम लोग कर सकते हैं इन जनरल। वैसे तो क्लासिफिकेशन का लंबा है, बट फॉर ए कॉमन मैन, फॉर ए पैशनेट पर्सन, हम लोग 3 तरह का क्वालिफिकेशन कर इसका हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हम जिसको बोलते हैं देसी गुलाब, रेड रोज, पिंक रोज आता है, देसी गुलाब जो सेंटेड होता है, जो बुश बनता है। और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि हाइब्रिड गुलाब। हाइब्रिड गुलाब में 3-4 तरह की वैरायटीज हैं, जैसे एक तो एससी हो गया, उसमें मिनिएचर भी है, उसमें फ्लोरिबंडा भी है, ये डिफरेंट डिफरेंट है। तीसरी हमारी जो कैटेगरी आती है वो थी क्लाइंबिंग रोज। तो इन जनरल हम लोग 3 कैटेगरी में रखेंगे, देसी गुलाब, और दूसरा हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी गुलाब, और एक हमारी क्रीपर। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि तीनों का बेसिक करेक्टर, बेसिक फीड करीब करीब एक जैसा है, लेकिन टेक्निकली सब में डिफरेंस है। स्टार्टिंग में करता हूं देसी गुलाब से, बिकॉज देसी गुलाब हमारे यहाँ मोस्ट पॉपुलर है और सबसे ज्यादा यूज होता है, घर में भी यूज होता है, और उसका मेडिसिनल यूज भी है और सेंटेड है। देसी गुलाब पेरेनियल तो है ही, गुलाब सारे पेरेनियल हैं, पर देसी गुलाब का फ्लावरिंग टाइम बहुत लंबा है, उसका यूजेज बहुत लंबा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही बारिशें खत्म होती हैं, बारिश खत्म होने के बाद हम लोग देसी गुलाब पे पहले एक्शन लेते हैं। देखिए, इस बात को गौर करिए, देसी गुलाब ज्यादा टॉलरेट कर सकता है। देसी गुलाब वेरी वर्सटाइल है, वो टेम्परेचर को भी और वेरिएशन को भी टॉलरेट कर लेगा। जहां हमारा एससी है और हमारी हाइब्रिड प्लांट्स हैं, क्रीपर से, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बारिश खत्म होने के बाद, मतलब मिड सितंबर के बाद, हम लोग देसी गुलाब की प्रूनिंग कर सकते हैं। और जो हमारे हाइब्रिड गुलाब हैं, मिनिएचर हैं, फ्लोरिबेंडा हैं या एससी रोजेस हैं, उनको हम लोग अक्टूबर फर्स्ट वीक में लेते हैं। तो फर्स्ट वीक मतलब हमारा 15 अक्टूबर तक आता है, इसके डिले नहीं करते हम लोग। उसका रीजन ये होता है कि गुलाब को जो टेम्परेचर चाहिए इसके प्रूनिंग टाइम के लिए, वो उस समय हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। मतलब डे टेम्परेचर 30-32 डिग्री तक हो, वहां तक ठीक है। यदि उससे ज्यादा है तो उसकी प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। नाइट टेम्परेचर 20 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब डे एंड नाइट मिला के यदि 50 डिग्री आ जाता है, ये एक पैरामीटर हम लोगों ने बना रखा है कि 50 डिग्री यदि दोनों का कंबाइंड है, डे एंड नाइट का, तो हमारा गुलाब का प्रूनिंग टाइम परफेक्ट है। तो अभी जैसे आजकल हमारा चल रहा है, इस समय टेम्परेचर परफेक्ट है, आप कट कर दीजिए। अभी 31-32 डे टाइम चल रहा है और 18 से 22 के बीच में नाइट टेम्परेचर चल रहा है, पर ये परफेक्ट टाइम है कट करने का। क्रीपर रोजेस का भी कट करने का यही टाइम है। हेलो, किसी की आवाज ऑन है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। ओके, तो इसका प्रूनिंग टाइम ये परफेक्ट टाइमिंग है। अब मैं इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बताता हूं। सबसे पहले मैं देसी गुलाब के लिए बता रहा हूं। देसी गुलाब, जैसे मैंने बोला कि बाकी गुलाब से 15 दिन 20 दिन पहले चलता है, इसकी हम लोग पहले कटिंग करते हैं। और गमलों में भी बहुत अच्छा लगता है, ये ग्राउंड में जिनके पास है उसके पास भी बहुत अच्छा लगता है। तो पहला इसका प्रिंसिपल है। अब ये जो प्रिंसिपल है इसके प्रूनिंग से पहले के मेथड, ये तीनों के लिए इफेक्टिव है, देसी गुलाब के लिए भी, हाइब्रिड के लिए भी और क्रीपी के लिए भी। जब भी आप इसकी प्रूनिंग का प्रोग्राम बनाएं कि हमने इसका प्रून करना है, उसके कम से कम 2 दिन पहले इसमें पानी बंद कर दें, इसको ड्राई कर दें। आपने जैसे आज पानी बंद कर दिया, आज पानी बंद करने के बाद आप कल इसकी अच्छी खासी टिलेज करिए, जिसको हम निराई गुड़ाई बोलते हैं।
ताकि वो और ड्राई हो जाए। मतलब 2 दिन पूरी तरह से ड्राई हो जाए आपका सरफेस, मतलब 2.5 से 3 इंच तक की जो सोयल है, टॉप सोयल, उसको हम लोग अच्छा सा टिलेज कर दें, उसको पूरा ड्राई कर दें, फ्लोट बना दें। ये इसके लिए परफेक्ट ट्रीटमेंट है। तो पहला ट्रीटमेंट है हम इसको ड्राई करेंगे और इसकी गुड़ाई करेंगे इसके रूट्स को, सो दैट जो भी टेम्परेचर हमारा दिन में मिल रहा है वो इसको इनिशियली ट्रीट कर दे। तो पहला प्रोसीजर ये हो गया। दूसरा, जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद तीसरे दिन हम इसको प्रून करना है, कटिंग करनी है। अब देखिए इसमें बेसिकली 2 चीजें हैं, कई बार लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि हम लोग प्रूनिंग करें या ट्रिमिंग करें। लोग प्रूनिंग और ट्रिमिंग दोनों को एक ही चीज समझते हैं, इन जनरल एक ही है, बट टेक्निकली थोड़ा डिफरेंस है। जब हम बोलते हैं प्रूनिंग करनी है, मतलब उसको हम लोग थोरोली कट करना है, गहरा कट करना है, ज्यादा कट करना है, दैट इज प्रूनिंग। जब हम लोग ट्रिमिंग बोलते हैं, मीन्स वो बहुत हल्का हल्का उसको ट्रिम करना है टू शेप और टू डिजायर। तो ये डिफरेंस है। तो अभी आपको प्रूनिंग करनी। अब इसमें प्रूनिंग का जो प्रोसीजर है, बेसिकली आपने क्या करना है कि जैसे देशी गुलाब पे मैं बात कर रहा हूं, देशी गुलाब बुशी होता है, मल्टी स्टेम्स होती हैं उसमें, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको मेजर स्टेम के अलावा उसमें माइनर स्टेम्स मिलते हैं, नीचे से रूट आउट होते हैं। तो देसी गुलाब में जो मेजर आपके ब्रांचेस हैं 4, 5, 6 जो मोटी ब्रांचेस जिनमें कांटे भी ज्यादा होते हैं, उनको छोड़ के जितने भी ग्रीन ब्रांचेस हैं, माइनर ब्रांचेस, उनको कंप्लीटली कट कर देना है। एक स्केलेटन छोड़ना है और उसमें ये ध्यान रखना है कि आपको डिजायर्ड हाइट, लाइक जैसे आपका प्लांट बहुत बड़ा है तो 1.5 से 2 फुट तक आप रख सकते हैं, उसके ऊपर का सारा आप उसको कट कर दीजिए और एक मेजर स्टेम स्केलेटन आप उसको रखिए, बाकी सब के सबको उड़ा देना। जब आप इसको कट करते हैं तो देखिए अभी आपका प्लांट ऑलरेडी ड्राई है। जब आप इसको कट करते हैं तो पहला ध्यान आपको रखना है कि जो भी आपका टूल हो, सिकेटियर हो, रोज कटर हो, या आप जिस भी टूल से यूज कर रहे हो, तो परफेक्टली शार्प होना चाहिए, स्टलाइज होना चाहिए। मतलब आप उसको स्टलाइज कर लीजिए, जो भी आपके पास, उसका आप फंगीसाइड भी लगा सकते हैं, उसको आप गर्म पानी से वॉश कर सकते हैं, उसको आप स्प्रिट, मतलब कोई भी चीज से आप उसको स्टलाइज कर लीजिए, मतलब वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, परफेक्ट शार्प हो, सो दैट आपकी जो कट कर रहे हैं आप वो कट 1 कट में हो जाए और उसकी ब्रांच स्प्लिट ना करे। इसका ध्यान ये रखना होता है कि जब हम कट करें तो शार्प कट हो, उसकी कोई भी स्किन पील ऑफ नहीं होनी चाहिए, फटना नहीं चाहिए। और जब भी हम कट करें, कट को हम लोग स्लाइटली एंगल पे कट करना चाहिए, स्ट्रेट एंगल पे नहीं करना चाहिए, मतलब स्ट्रेट नहीं, हल्का सा एंगुलर कट करना चाहिए। एंगुलर कट करके जैसे आप कट करते हैं, साथ में आपको कोई भी अपने उसमें किसी बाउल में कोई भी एक मल्चिंग एजेंट रखना होगा उसकी कवरिंग के लिए। उसमें आपके पास बहुत चीजें हो सकती हैं। बेस्ट है आप नीम ऑयल यूज कर सकते हैं, आप अपने साथ नीम ऑयल रखिए, साथ में कॉटन रखिए। जैसे आप कट करते हैं, आप उसमें कॉटन बॉल को डिप करिए और उसकी कट पार्ट पे उसने अपने नीम ऑयल लगा देना, सो दैट जब आप कट करते हैं तो उसके बाद जो रात के मॉइस्चर है और जो पानी है, ड्यू है, वो उसमें इंसर्ट नहीं कर पाए, अदरवाइज वो डाइबैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपने उसको इमीडिएट मल्च कर देना है। आपके पास नीम ऑयल नहीं है, आपके पास कोई भी इंसेक्टिसाइड पड़ा हो, आप उसको यूज कर सकते हैं। आप ऑयल यूज कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। आपके पास यदि एलोवेरा है तो एलोवेरा का आप एक पत्ता काटिए, उसके सैप को आप उसके ऊपर रगड़ दीजिए। मतलब किसी भी चीज से जब आप कट कर रहे हैं, उसकी स्किन पे आपको एक लेयर करनी है, सो दैट उसका मॉइस्चर का अंदर जाना बंद हो जाए। सिंपल प्रिकॉशन है, ये आप कट करेंगे। जैसे आपने 2 दिन ट्राई किया, तीसरे दिन आपने कट किया, उसके बाद आपने इमीडिएट पानी नहीं डालना, उस दिन भी वो ड्राई रहेगा। अब आपने क्या करना, देखिए इस चीज को समझिएगा, आपने मॉर्निंग में कट किया या आफ्टरनून कट किया, नेक्स्ट डे आपने उसमें अच्छी खासी कंपोस्टिंग फीड करना है। ये इसका टाइमिंग है। कट करने के बाद ऑलरेडी आपका ग्राउंड उसका ड्राई है, रूट्स इसके ड्राई है, आपने पूरी तरह से उसको ड्राई कर रखा, पूरा स्केलेटन कटिंग कर दी, उसको पूरा लीफलेस कर दिया, खाली इसके मेजर ब्रांचेज हैं। अब आपने क्या करना है, उसको एनरिच करना है विद फीड। अब इस समय जो होता है फीड, इस समय आपको खाली कंपोस्ट, रिच कंपोस्ट, वो कुछ भी हो सकता है, आपकी पत्ती की खाद हो सकती है, आपकी वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, अच्छी खासी गोबर की खाद हो सकती है, आपका किचन वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, जो एनरिच्ड हो। आप उसके अंदर थोड़ा सा आप चाहें तो एड ऑन मैन्योर कर सकते हैं। एड ऑन मतलब आपको फर्टिलाइजर या केमिकल अभी नहीं डालना, अभी आपने उसमें जैसे नीम खली है, सरसों की खली हल्का सा, या बोन मील, वो थोड़ा सा अब आप मिला सकते हो उसके अंदर। आपने जब उसकी गुड़ाई करी है, अच्छा खासा एनरिच, मतलब उसमें एक रिच पोर्शन में आपने उसको फीड करना है, फीड करके गुड़ाई करनी है
और उसके बाद उसको पानी से भर देना है। अब यहाँ जो पानी लगेगा ये इसको एक तरह से फ्लड करना होगा, मतलब इतना पानी लगाना होगा कि पूरा का पूरा प्लांट सैचुरेटेड हो जाए। पिछले 3 दिन से वो ड्राई है, जब आपने फीड किया अच्छा खासा पानी आप लगा दीजिए। पानी लगाने के बाद उसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद इमीडिएट नेक्स्ट डे आपको पानी नहीं लगाना, आपको 2-3 दिन तक पानी नहीं लगाना है। 3 दिन के बाद जब आपका पानी सेटल हो जाए, आपका वो कंपोस्ट सेटल हो जाए, आपने उसकी हल्की सी फिर से गुड़ाई करनी है। जब आप हल्की सी गुड़ाई करें उस समय पानी इमीडिएट न लगाएं। जैसे आपने यदि शाम को गुड़ाई करी तो अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन आप उसमें हल्का सा पानी लगा दीजिए, भरना नहीं है। अब इसको फ्लड नहीं करना है, अब आपको हल्का पानी लगाना है उस मॉइस्चर को वापस मेंटेन करने के लिए। अब आप देखेंगे 1 हफ्ते में, मैक्सिमम 1 हफ्ते से 10 दिन में आपके जो भी स्केलेटन ब्रांचेज है उसमें आपकी नई स्प्राउट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, न्यू रेड स्प्राउट्स। तो ये इसका सिम्टम है कि अपनी रूट्स ने एक्शन आपने ले लिया और अपना फूल लेना शुरू कर दिया। जब आपका ये प्लांट फुल ऑफ न्यू लीव, मतलब आपका मैक्सिमम 20 से 25 दिन में आप देखेंगे आपका प्लांट पूरा नए पत्तों से रेड लीव्स के साथ भर गया है। अब अभी आप जैसे अब लगा रहे हैं, आज हम 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर की बात करें, तो अब मैं बात कर रहा हूं 15-16 नवंबर की। 1 महीने में आपका ये स्टेज आ जाएगा। वो जो स्टेज है उस स्टेज पे अब आपको इसको दोबारा से फीड करना है अपने गुलाब को। ये जो फीड हम करेंगे, अब इस समय क्या होगा, देखिए आपने जो कंपोस्ट उसको एनरिच किया वो सारी की सारी कंपोस्ट को एनर्जी ले चुका है और उसने अपना वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट कर दी। अब नवंबर में हम जब जाते हैं उस समय हमारा टेम्परेचर ऑलरेडी डिप हो चुका होता है, मतलब गुलाब इस 1 महीने की ग्रोथ के बाद वो टेंडेंसी उसकी आ जाती है बडिंग की तरफ। अब उसी स्टेज में आपको फिर से इसको फीड करना है। अब उसमें क्या होता है कि कंपोस्ट तो मेजर पार्ट है, आपने कंपोस्ट तो उसमें ऐड करनी ही करनी है। उसके अलावा उसी स्टेज पे आप इसमें थोड़ा सा देखिए, नीम खली, बोन मील, सरसों की खली और कंपोस्ट, इन चारों का एक थोड़ा सा प्रोपोर्शन आपको रखना होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपके पास 1 क्यूबिक फीट यदि कंपोस्ट है, 1 क्यूबिक फीट मतलब यदि आपका 1 बकेट कंपोस्ट है, तो उसमें आप करीब करीब 250 ग्राम नीम खली, बोन मील और सरसों की खली, तीनों का मिक्सर, अलग अलग 250 ग्राम नहीं, तीनों का, मतलब आपने करीब 2 मुट्ठी इनका मिक्सर बना लीजिए, तो वो तो आपका कंपोस्ट हो गया। वो आपने 1 क्यूबिक फीट, यदि आपका प्लांट 2-3 साल का है, अच्छा सेटल है, तो 1 क्यूबिक फीट कंपोस्ट आपके 4 प्लांट्स में डलेगा। सेकेंड डोज की बात कर रहा हूं। और उसके साथ आपने पर प्लांट पे जैसे 20-25 ग्राम आपने डीएपी डाल देना, डाई अमोनियम फास्फेट। आप डीएपी नहीं डालना चाहते हैं तो आप एसएसपी डाल सकते हैं, क्योंकि डीएपी की अवेलेबिलिटी कम रहेगी। अब एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट आप डाल सकते हैं उसमें। आप म्यूरेट और पोटास आप डाल सकते हैं, मतलब हमको फास्फोरस एंड पोटास उसको एनरिच करना है। नाइट्रोजन उसको सफिशिएंट हमने कंपोस्ट के थ्रू दे दी, हमने नीम खली दे दी, बोन मील में हमने फास्फोरस पोटास ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन उसको एडिशनल फास्फोरस एंड पोटास और देना है सो दैट वो बडिंग पे अच्छा आए और अच्छी बर्ड्स ले। तो हमारी जो सेकंड डोज हो गई वो हमारी हो गई नवंबर मिड में। अब आप देखेंगे नवंबर एंड तक आते हैं तो अच्छा खासा इसमें बर्ड्स आ गई, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और ये फ्लावरिंग कंटिन्यूस रहेगी। लेकिन गुलाब के पौधे में वन टाइम फीड या खाली टाइमली डोज परफेक्ट नहीं होती, इसको टाइम टू टाइम आपको थोड़ा थोड़ा फीड करते रहना। उसमें आपको बैलेंस फीड देनी, देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास तीनों का एक बैलेंस डाइट जरूर। जैसे आपने कॉमनली हम लोग एनपीके यूज करते हैं, या एनपीके आप यूज नहीं करते, आप थोड़ा थोड़ा इसमें सरसों की खली या नीम खली, बोन मील थोड़ी थोड़ी आप ऐड करते रहेंगे तो उसको एनरिचमेंट मिलता रहेगा। लेकिन एडिशनली यदि आपने उसमें थोड़ा सा मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब मैग्नीशियम के लिए, या सुपर फास्फेट जिसमें सल्फर भी होता है, जिंक भी होता है, थोड़ा थोड़ा हम लोग ऐड करते रहें तो आपके गुलाब का फ्लावरिंग बहुत अच्छा रहेगा, उसके फॉलिएज बहुत अच्छी रहेगी, ग्रोथ अच्छी रहेगी, फ्लावरिंग बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, गुलाब को मॉइस्चर चाहिए लेकिन पानी नहीं चाहिए, मतलब उसके जड़ों में पानी खड़े नहीं रहना चाहिए। भरा हुआ पानी गुलाब को नुकसान करेगा, उसमें फंगस लग जाएंगे, उसमें एफिड्स आ जाएंगे, प्रॉब्लम आएगी। जड़ नम रहनी चाहिए लेकिन गीली या पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। स्पेशली जिनके पास गमलों में है उनका वेल ड्रेन, मतलब उसका पानी निकलना बहुत जरूरी है। जब भी आप पानी डालें पानी भरे और नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, ये मस्ट है। यदि ये पानी रुक गया गमलों में तो आपके फ्लावरिंग पे भी फर्क पड़ेगा और प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम आएगी, बहुत जल्दी फंगस लग जाएगा, एफिड्स लग जाएंगी और भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो वेल ड्रेन होना जरूरी है। तो पहली प्रिकॉशन, पानी चाहिए लेकिन भरा हुआ नहीं, मॉइस्चर चाहिए। इसको हमको रोज पानी नहीं देना, गुलाब को हमको रोज पानी नहीं भरना,
हमको क्या करना, हर दूसरे तीसरे दिन, डिपेंडिंग कि आपकी सोयल मीडिया कितनी बढ़िया, कितना होल्ड कर पाती है, उस हिसाब से इसको मॉइस्ट रखना है। नमी सूखनी नहीं चाहिए गुलाब के पत्तों में, मतलब जड़ों में नमी नहीं सूखनी चाहिए, तो प्लांट आपका परफेक्ट रहेगा। दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात है, गुलाब के पौधों को धूप बहुत ज्यादा चाहिए, 6 से 8 घंटे की फुल सन। यदि धूप कम होगी तो उसकी वेस्टेज ग्रोथ भी कम होगी और उसकी फ्लावरिंग भी कम होगी। तो फुल सन हो, जितनी ब्राइट सन उसको मिलेगी उतना प्लांट आपका हेल्दी होगा। ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी। इसके बाद अक्सर मेरे पास कॉल भी आती है, लोग बताते कि हमारा बहुत अच्छा खिला, कटिंग करी हमने नवंबर में, दिसंबर में, बहुत अच्छा खिला, उसके बाद फूल कम हो गए, उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं है। तो देखिए उसके में कंटिन्यूटी में फूल लेने के लिए और अच्छे फूल लेने के लिए, बार बार फूल लेने के लिए बहुत छोटा सा ट्रिक है। जब भी आपका फूल खिले, पहले आपका बड बनेगा, ओपन होगा, ओपन हो गया, फूल खिल गया, वो पूरा मैच्योर्ड हो, उससे पहले आप फ्लावर को कट कर लीजिए। आपको फ्लावर को प्लांट के ऊपर मैच्योर्ड होके, ड्राई होके, उसको जैसे पक गया और पत्ते गिरना शुरू हो गए, वो स्टेज नहीं लानी। यदि वो स्टेज आती है प्लांट के ऊपर, तो प्लांट का फ्लावर प्रोडक्शन कम हो जाएगा। होता क्या है कि जिस ब्रांच पे आपका फ्लावर आया, आपने बड ओपन हुई आज, कल फूल खिल गया, तो आप कल उस पर रखे, मैक्सिमम परसों उसको काट लीजिए फ्लावर को विद स्टिक। फ्लावर के नीचे 2 या 3 इंच की डंडी सहित उसको काट लीजिए, उसका फूल को जैसे भी यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो स्टिक आपने काटी है वो वापस स्टिमुलेट करेगी, वापस फ्लावर्स के लिए स्टिमुलेट करेगी और बर्ड्स देगी। यदि आपने उसको नहीं काटा, फ्लावर वही पक गया, पक के झड़ गया, तो वो टुवर्ड्स सीड, मतलब वो मैच्योरिटी में प्रोसेस हो जाता है। वो क्या करेगा, उसका फूल बन गया, प्रोसेस पूरा हो गया, तो उसने देखा कि अब हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया, वो और फ्लावर प्रोडक्शन नहीं देगा। तो बेटर है उसको हमेशा कट कर लीजिए, सो दैट मैक्सिमम बर्ड्स आती रहे। जितना आप उसको कट करेंगे उतनी बर्ड्स स्टिमुलेट होंगी और बर्ड्स आएंगे और फ्लावर आएंगे। तो हमेशा फ्लावर्स का बुके भरा हुआ लेने के लिए, जब आपका फ्लावर ओपन हो, आप उसको कट कर लीजिए, फ्लावर अपना यूज कर लीजिए, फ्लावर प्रोडक्शन आपका कंटिन्यूटी में रहेगा। ये छोटी सी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, ये जो मैं बता रहा हूं, ये सिस्टम, ये जो अभी मैं देसी गुलाब पे बात कर रहा हूं, तो यहां पे जब हम लोग उसको कट करते हैं, जब अभी मैंने आपको बोला कि इसकी मॉइस्चर और इसकी फ्रीक्वेंट फीड जरूरी है, थोड़ा थोड़ा खाना इसको जरूरी है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। इसी स्टेज पे जब हमारी फ्लावरिंग होती है, हम फ्लावर कट करते हैं, ये मतलब हमारा दिसंबर जनवरी का बात है, जब बहुत तेज सर्दी पड़ेगी 15 दिसंबर से 15 जनवरी, उस समय थोड़ी सी बर्ड्स इसकी स्लो हो जाएंगी। ओपन उसका जैसे आज बर्ड खुली है तो कल ओपन की बजाय 2 दिन बाद ओपन होगा, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर, लेकिन 15 जनवरी के बाद जैसे ही मौसम खुलेगा, उसके बाद ये बहुत तेजी से फ्लावर देगा और मार्च अप्रैल तक बहुत तेजी से फ्लावर देगा, बहुत ज्यादा फ्लावर देगा। तो ये जो हल्का सा डोरमेंसी का टाइम आएगा, गुलाब डोरमेंट होता नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी ग्रोथ कम हो जाती है। उसकी रीजन है, हमारे यहाँ एक्चुअली सनलाइट कम हो जाती है जब हमारे 15 दिसंबर से 15 जनवरी का टाइम आता है। उस समय बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, मैं दिल्ली एनसीआर के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, फॉग हो जाता है, क्लाउडी वेदर होगा, सनलाइट कम होगी, पोल्यूशन की वजह से धुंध रहेगी, तो धूप कम होने की वजह से ये प्रोसेस होता है। अदरवाइज टेम्परेचर डाउन हो और गुलाब फूल नहीं दे, ऐसा नहीं है, बट हमारे यहाँ कंडीशन ऐसी हो जाती है क्लाइमेटिक कि वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब फोग होता है या हमारे पोल्यूशन की वजह से काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, उस समय गुलाब पे कई बार कई तरह की डिजीज अटैक कर लेती हैं, तो उसको हमको बचाना होगा। उसके लिए आपको उसको रेगुलरली आपको फॉलिज स्प्रे करना चाहिए। अब वो जो टाइम है वो हमारा पर्टिकुलर केयर टाइम है, लेकिन यदि हम उस टाइम से बचना चाहते हैं कि उस समय डिजीज नहीं आए, आपका प्लांट हेल्दी रहे, तो डे 1 लाइक अब से जब हम इसकी प्रूनिंग करते हैं, जब से लेके और टिल मार्च एंड अप्रैल, हमको इसको रेगुलर प्रिकॉशनली स्प्रे करने चाहिए। यदि हम उसमें रेगुलर स्प्रे करेंगे, प्रिकॉशनली स्प्रे करेंगे, तो इसमें जल्दी से अटैक नहीं होगा, ना फंगस लगेगी, ना इसमें एविड्स आएंगे, ना इसमें माइट आएगा, ना इसके अंदर जाला बनेगा, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स नॉर्मली आती हैं वो नहीं आएंगी। अब इसमें प्रिकॉशनल स्प्रे में देखिए, मैं कॉमनली हर उसके लिए बताता हूं, बहुत आसान है। आप हमेशा नीम का तेल और साबुन का पानी, ये तो फ्रिक्वेंटली आपको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि महीने में 3 बार स्प्रे करना ही करना है। एवरी 10 डेज आपने नीम, तेल और साबुन का पानी, इसका मिक्सर आपने अपने प्लांट पे थोरोली स्प्रे करना है, पूरे गुलाब के प्लांट्स को स्प्रे करना है। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है,
अब हम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, जब इसकी फोलिज ग्रोथ हमने 3 बार इसके, लेकिन 15 नवंबर जब बर्ड्स आना शुरू हो जाएंगी, उस समय हमको जो स्प्रे करना है वो थोड़ा ध्यान से, कि आप जब स्प्रे करें तो जब फ्लावर ओपन हो रहे हैं, फ्लावर के ऊपर वो स्प्रे न जाए, अदर फ्लावर की सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। तो आप स्प्रे करें साइड बाय साइड, जो उसका प्लांट पूरा वॉश हो जाए, लेकिन सरफेस से उसके फूल पे वो ड्रॉप ना पड़े। ये थोड़ा बचाव करके रखेंगे तो फूल आपका लंबा चलेगा और अच्छा चलेगा। अदरवाइज जब हम लोग स्प्रे करेंगे फूल के ऊपर चला गया तो फूल की पंखुड़ी विल्ट हो जाएगी, क्योंकि वो साबुन और तेल के पानी को पंखुड़ी नहीं संभाल पाएगी। तो इसलिए वो सावधानी रखनी है, आखिर तक आपको प्लांट को वॉश करना है, उसके फोलेज को वॉश करना है। पहला प्रिकॉशन आपका ये है कि आप साबुन का पानी और नीम का तेल इसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा, उसमें और हेल्थ रहे और प्रोडक्शन रहे, उसके लिए 2 स्प्रे हमारे लिए और जरूरी है। एक स्प्रे वो जो इसमें इन्फेक्शन को बचाएगा, साथ साथ उसको न्यूट्रिएंट्स देगा, उसको हेल्दी रखेगा। एक स्प्रे सिर्फ हमें इन्फेक्शन ना हो इसके लिए। तो पहला स्प्रे जो साबुन और नीम का है, ये हमारा जनरल स्प्रे है, इसका भी मल्टीपल यूज है। सेकंड स्प्रे, देखिए गुलाब या कोई भी पौधा, उसमें हम लोग नींबू का पानी और सिरका, व्हाइट विनेगर, ये मेरा बड़ा ट्रिक फार्मूला है। 5 ml सिरका और 5 ml नींबू का जूस ताजा, इसको हम यदि 1 लीटर पानी में मिलाकर जनरल स्प्रे करेंगे तो हमारा मल्टीपल बेनिफिट होगा। एक तो इसमें जल्दी से माइट्स नहीं आएंगे, इसमें बग्स नहीं लगेंगे, इसमें लीफ ईटर नहीं लगेगा, इसमें एरियल डिजीज अटैक नहीं होगा। सेकेंडली, इसके लीव्स में, लीव्स के ऊपर किसी का माइक ऑन है, आई थिंक सम साउंड्स आर कमिंग। इला जी आपका प्लीज म्यूट कर लीजिए। अरे खुल गया होगा यार, जेब में रखते रखते भी करके। एक सेकंड सॉरी। थैंक यू इला, एक्चुअली बहुत आवाज आ रही थी। तो हेलो, तो जो ये मैं बता रहा हूँ कि हमारा इला जी अभी इला जी आपका विमलेश जी का भी ऑन हो गया, विमलेश जी का माइक। हेलो, विमलेश मिश्रा जी। वो नीचे घर पे हैं, वो मैं 1 मिनट बोलता हूँ, उनका भी माइक ऑफ हो गया। नहीं अभी नहीं हुआ। हेलो हेलो विमलेश, हाँ जी हो गया सॉरी। तो मैं ये बता रहा था, जो हमारा सिरका और नींबू का पानी का स्प्रे हम जो करते हैं, इसका हमारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डस्टी कंडीशंस हैं, पत्तों पे हल्की सी डस्ट जम जाती है, धुआं जम जाती है पॉल्यूशन की वजह से। तो ये जो मिक्सचर है मेरा, ये उसकी प्लांट के लीव्स को क्लीन करता है, उसके सरफेस को बिल्कुल क्लीन करता है। तो उससे बेनिफिट ये है, एक तो उसकी सफाई हो जाती है, दूसरा जो सनलाइट मिलती है वो मैक्सिमम उसको एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है। जब फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी तो उसका फीड बनना बढ़िया हो जाता है और प्लांट अच्छे आते हैं। दूसरा, नींबू और सिरका दोनों उसको हेल्दी कंडीशंस देने के साथ साथ जो भी उसके रूट के अंदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, जो हमने खाद ऐड की है, गोबर की खाद की है, वर्मी कंपोस्ट करी है हमने, बोन मील, नीम काली मिर्च, जो भी मिलाया है, उसमें स्टिमुलेटर का काम करता है, उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ रूट्स बढ़ाता है, रूट तो उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। और खुद अपने आप में भी, सिरका भी और नींबू भी, बिकॉज सिरका एसिटिक एसिड है, खुद अपने आप में भी ये प्लांट फीड है, प्लांट हार्मोन है। तो मल्टीपल बेनिफिट कैसे हुआ कि हमने प्लांट को वॉश किया, प्लांट क्लीन हो गए, उसकी सनलाइट ग्रिपिंग बढ़ गई। सेकेंडली, अवेलेबल रिसोर्सेज को वो अवेलेबल ज्यादा जल्दी से अवेलेबल करता है और खुद भी प्लांट का फीड का काम करता है। तो ये दोनों स्प्रे हमारे प्लांट्स को मैक्सिमम हेल्थ प्रोवाइड कर देते हैं, जल्दी से इससे कोई बीमारी नहीं आती, प्लांट हेल्दी रहता है। फिर भी इनकेस हमको लगे, कहीं डाउट हो कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन आ सकता है या आ रहा है, बग्स आ रही हैं, बर्ड्स आपकी बन गई लेकिन बर्ड्स ओपन होने में टाइम लगा रहा है, या फ्लावर्स पूरी साइज नहीं ले रहा, तो हमको प्रिकॉशनली कोई भी फोलेज स्प्रे, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, इसमें जनरल स्प्रे, देखिए आपको कोई, जैसे बहुत कॉमन है रोगर, कि हम लोग गुलाब के लिए, हमारे माली के लिए बड़ा फेवरेट आइटम है रोगर, जो हर आदमी के जानते हैं रोगर स्प्रे करें। आप रोगर का स्प्रे कर सकते हो, हल्का सा 1 ml का स्प्रे कर सकते हो, 1 ml पर लीटर, वो आप स्प्रे कर सकते हो। आपके पास रोगर नहीं है तो जो दीमक का ऑयल आप लेके आते हो, उसको दीमक का तेल बोलते हैं, क्लोरोपाइरिफोस, आप उसका स्प्रे कर सकते हो।
आपके पास कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड हो, उसका आप बहुत माइन्यूट स्प्रे आप कर सकते हो प्रिकॉशनरी वंस ए मंथ। जैसे भी आपने नवंबर एंड में किया, फिर दिसंबर एंड में किया, फिर जनवरी एंड में किया, उससे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले आपने साबुन, नीम और सिरका नींबू स्प्रे किया, तो ये एक जनरल स्प्रे होगा आपके प्लांट को हेल्दी रखने के लिए। तो जनरल ये एक हमारा देशी गुलाब का प्रोसेस हमारा इस तरह से चलता है। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि जनरल करीब करीब तीनों का सेम है। अब मैं आता हूं ऐसी हाइब्रिड रोजेस पे। अब हाइब्रिड रोजेस में देखिए, जैसे मैंने बोला गमले में आपके पास फ्लोरिबंडा भी हो सकता है, मिनिएचर गुलाब भी हो सकते हैं। तो प्रूनिंग का टाइम उनका अभी भी है, अब आप प्रूनिंग करेंगे। अब जिनके पास गमलों में है, वही प्रोसेस आपको ड्राई करना है, फीड करना है। पहला प्रिकॉशन, आपके जितने भी पोटेड प्लांट्स हैं, एसटी खासकर, देशी गुलाब फुल भी हार्डी होता है, लेकिन एसटी रोजेस बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनमें पानी खड़ा हो गया, रुक गया, तो बिल्कुल प्लांट में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहला प्रोसेस हम उसको ड्रेनेज चेक करें। जो भी गमले हैं उसमें ड्रेनेज प्रॉपर हो, वो हम लोग चेक करें। और अभी जैसे मैंने उसको ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद उसको जो सरफेस सोइल है ऊपर की, जब हम उसको ड्राई कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, और जब हम उसमें ऐड करेंगे खाद, देखिए देशी गुलाब में मैंने आपको नहीं बोला कि टॉप सोइल आप चेंज करिए, लेकिन जब एस्टी रोजेस की मैं बात कर रहा हूं, तो एस्टी रोजेस जब उसको ड्राई करते हैं, 2 दिन के लिए सुखाते हैं, जो टॉप सोइल है ऊपर की, आप कोशिश करिए को सारा ऊपर से निकाल दें। निकाल के उसको दोबारा भरें। दोबारा जो आप भरें वो एनरिच कंपोस्ट और सोइल के साथ भरें। उसमें कंपोस्ट और मैन्योर का पार्ट ज्यादा हो और सोइल का पार्ट कम हो, वो आप टॉप लेयर उसको भरिए। भर के अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। जैसे पानी लगाने का वही प्रोसेस है, वही सिस्टम है। ये इसमें लगाने का बेनिफिट ये होता है कि जब एस्टी रोजेस हम लोग ये करते हैं, उसको एनरिच ज्यादा करते हैं, टॉप सोइल बदल देते हैं, तो इसमें बेसिकली जो मेजर रूट के अलावा जो ऊपर की फाइबर रूट कुछ बनती हैं, वो ज्यादा स्ट्रेंथन देती हैं और प्लांट में स्प्राउट अच्छा आता है, आपकी बड अच्छी आती है। अब मैंने जैसे बोला कि देशी गुलाब में हम उसका पूरा बंचेज लेते हैं, ऐसे गुलाब में हमको स्केल्टन कटिंग करनी है। स्केल्टन कटिंग के बाद में जब इसमें स्प्राउट आता है, उसमें भी हमको शॉर्टिंग करना होता है, सिलेक्शन करना होता है। देशी गुलाब में सिलेक्शन नहीं करना, आप उसकी ब्रांचिंग फैलने दीजिए, पूरा बुश बनने दीजिए। लेकिन ऐसी रोजेज जो आपके पास हैं, उसमें जब आप प्रून करते हैं, न्यू स्प्राउट आता है, तो आपने जब किसी भी स्टेम पे स्टेम जो न्यू स्प्राउट निकलेंगे, उसमें आपने एक जगह से निकले हुए 3 या 4 मल्टीपल शूट को अलाउ नहीं करना है। एक बर्ड से आप सिर्फ एक शूट अलाउ करिए। कई बार क्या होता है कि एक ही बर्ड के आसपास 2 या 3 शूट आउट निकल जाते हैं, तो आपने जो सेंटर शूट आउट है, जो बिगर है और हेल्दी है, उसको छोड़ के बाकी जो शूट है उनको आप प्लग कर दीजिए। मतलब एक ब्रांच पे आपने डिफरेंट एंगल पे शूट लेने हैं, एक ही एंगल पे मल्टीपल शूट को अलाउ नहीं करना है। एक स्टेम, उसमें 360 पे 3 या 4 शूट आप अलाउ करिए, हेल्दी शूट अलाउ करिए, उनको आप बढ़ने दीजिए। यदि आपने मल्टीपल शूट अलाउ कर दिए, तो क्या होगा कि वो जो फ्लावर साइज है, फ्लावर की क्वालिटी वो उतनी बढ़िया नहीं आएगी। आपने डिफरेंट एंगल पे सिंगल शूट अलाउ किया, तो वो जो सिंगल शूट है वो आपको बहुत परफेक्ट रोज देगा और बड़ा रोज देगा। अब इसमें भी प्रोसेस सेम है। अभी आप करेंगे, 1 महीने बाद उसको फीड करना है, लेकिन हमने देशी गुलाब में एक जनरल फीड किया। इसमें हम लोगों को जो ऐसी रोजेज है, इसमें क्योंकि हम लोगों का साइज और कलर बड़ा मैटर करता है, तो जैसे मैंने उसमें बोला कि आपको उसमें फास्फोरस एंड पोटास, थोड़ा मैग्नीशियम एडिशनल डालना है, इसमें भी वो डालना है एडिशनल, लेकिन देशी गुलाब से थोड़ा सा ज्यादा। आपका हाइब्रिड गुलाब है, उसको थोड़ी फीड ज्यादा चाहिए। इसमें आपका थोड़ा पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम तीनों थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। और इसमें सेकंड स्टेज पे, जैसे मैंने देशी गुलाब के लिए बोला कि आप डीएपी डालने डाले, सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डीएपी आप जरूर डाल दें ऐसी रोजेज में। उससे क्या होगा, इसके रूट्स को बहुत पावर मिलती है। उसमें डाई अमोनियम फास्फोरस है, डाई अमोनियम फास्फेट है, तो रूट्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, और उसके स्टेम में जो उसमें स्टेम की थिकनेस होगी, उसके लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल है। और जितना स्टेम थिक होगा, हार्ड होगा, उतना फ्लावर साइज बढ़िया होगी। यदि आपकी स्टेम की जो नया शूट आउट है, उसकी हार्डनेस नहीं है, उसकी थिकनेस नहीं है, तो फ्रूट मतलब फ्लावर को बियर नहीं कर पाएगा। तो उसकी फीड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, इसमें जैसे मैंने प्रिकॉशनरी स्प्रे आपको बोला कि आपको देशी गुलाब में जो करना है, ये प्लांट ज्यादा सेंसिटिव होता है देशी गुलाब के मुकाबले। हाइब्रिड टी जो हाइब्रिड रोजेस हैं, ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। देशी गुलाब में हल्की सी धूप कम पड़ गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें यदि धूप कम है तो ये ग्रोथ नहीं लेगा। तो धूप इसके लिए बहुत क्रूशियल है।
सेकेंडली इस पे स्प्रे करना, ये उस पे तो ऑप्शनल है कि आपने महीने में एक बार किया इस पे, लेकिन स्प्रे करना 15 से 20 दिन में बहुत जरूरी है। जैसा मैंने बोला सेंसिटिव प्लांट है, इसकी लीफ साइज बड़ी होती है और इसमें अटैक जल्दी होता है, एफिड्स का अटैक बहुत जल्दी होता है, इसमें माइट का अटैक जल्दी होगा, इसलिए इसका प्रिकॉशनल स्प्रे जरूरी है। जो स्प्रे हम लोगों ने देसी गुलाब पे किए, जैसे मैंने साबुन का पानी और नीम का पानी और विनेगर वगैरह बताया, उसकी फ्रिक्वेंसी यदि हम लोग उसमें 3 बार रखते हैं महीने में, तो इससे आपको 4 बार रखनी चाहिए। दूसरा, उसमें हम लोग इंटरकल्चर कम कर सकते हैं, गुड़ाई, इसकी गुड़ाई निराई ज्यादा जरूरी है, मोर फ्रिक्वेंट, हफ्ते से 10 दिन में इसकी गुड़ाई जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि आप देखिए, मैंने बोला कि सरफेस की सॉइल बदलनी है, हमने एनरिच करना है, उसको हम लोग गुड़ाई करेंगे, उसमें टेम्परेचर कंट्रोल रखेंगे तो उसमें फंगस अटैक नहीं होगा। बार बार गुड़ाई करने का पर्पज ये है कि रूट्स को टेम्परेचर कंट्रोल होता है, एरेशन बढ़ती है और उसमें फंगस डेवलप नहीं होता, रूट आपके हेल्दी होती है। और कहीं गलती से मॉइस्चर रुक गई तो वो मॉइस्चर मतलब पानी रुकेगा नहीं। और इसकी ड्रेनेज मस्त है। जब भी गमला आप रखें, आप गमले को डायरेक्ट ग्राउंड पे ना रखें, डायरेक्ट ग्रास पे ना रखें, उसको थोड़ा सा लिफ्ट करके रखिए, आप 1-2 ईंटों पे रखिए या किसी स्टैंड पे रखिए। जब आप उसको रेज करके रखेंगे, मतलब उसके बॉटम होल के और सरफेस के बीच में गैप रहना चाहिए। यदि आप गैप नहीं रखते तो होता है, जब हम लोग पानी डालते हैं, पानी जब नीचे से ड्रेन होता है, ग्रेजुअली पानी के साथ हल्की हल्की सिल्ट निकलती है, हल्की मिट्टी निकलती है और वो ड्रेन होल को जगह ब्लॉक कर जाती है, क्योंकि आपने सरफेस पे गमला रख दिया तो वहां एक्यूमुलेशन हो जाता है मिट्टी का, हल्की सी खाद कुछ भी आ जाएगा और मिट्टी उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगी, पानी का ड्रेनेज होना स्लो हो जाएगा और पानी का ड्रेनेज स्लो हुआ, आपकी रूट्स पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो जब भी आप गमला रखें उसको थोड़ा सा रेज करके रखिए और टाइमली। इसमें देखिए, जैसे मैंने बोला धूप की बहुत परफेक्शन इसको चाहिए, तो टाइमली अपने प्लांट्स को आप रोटेट करिए, गमलों को चेंज करिए, क्योंकि जैसे जैसे डेट चेंज होती है, हमारा नवंबर दिसंबर आता है, आपकी सनलाइट की पोजीशन भी चेंज होती रहती है, धूप की डायरेक्शन बदल जाती है। तो आपने एक जगह रख के यदि प्लांट को रख दिया और भूल गए कि अब ये यहीं चलेगा, वो पोजीशन नहीं है, आपको चेंज करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, सो उसको टाइमली मैक्सिमम धूप मिले, ये आपको खास ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे मैंने देसी गुलाब में बताया कि फूल को आप पकने मत दो, इसमें भी जो हमारा एस्टिक गुलाब है, जब ये बड ओपन हो जाए, फुल ओपन नहीं हो, जब ये सेमी ओपन हो, उसी स्टेज पे आप इसको कट कर लीजिए। आप इसको इसके ओपन भी मत होने दो, पूरा गुलाब को ओपन मत होने दो, आप सेमी ओपन हो उसी समय आप इसको कट कर लीजिए, अपने बुके में या अपने फ्लावर पॉट में लगाइए। यदि आप कट करते हैं तो आपका वही ब्रांच मल्टीपल शूट लेके मल्टीपल फ्लावरिंग देगा। यदि आपने कट नहीं किया, लेटर स्टेज पे कट किया, तो भी वो स्लो हो जाएगा। जो ब्रांच है, आपने फूल पूरा खुलने दिया और फिर कट किया तो भी वो लेट लेगा, स्लो लेगा। और यदि आपने सेमी ओपन पे कट कर लिया तो वो ब्रांच जल्दी स्टिमुलेट करेगी, क्योंकि उसने अपना साइकिल पूरा करना होता है। तो ये खास बात है, आप इसको कट करिए, कट करके फ्लावर यूज करिए और फ्लावर प्रोडक्ट करिए। जब भी आप फ्लावर कट करें, देखिए बुक जैसे आपके गमले में फ्लावर आपके 4 या 5 आ गए, कभी भी सारे फ्लावर्स एक साथ ओपन नहीं होंगे। आप देखेंगे कुछ बड पे है, कुछ सेमी ओपन है, कुछ थोड़ा ओपन हो गया, एक बैलेंस होता है। सारी बर्ड्स एक साथ नहीं होती, सारे फ्लावर एक साथ नहीं होते। तो आपने क्या करना है, इसको रोटेशन इसी तरह से बनाना है कि बड भी रहे, सेमी ओपन भी रहे, ओपन भी रहे। यदि आपने उसको ओपन को आगे चलने दिया तो सेमी ओपन हो जाएगा, बड ओपन, तो वो स्टेज एडवांस हो जाएगी। आप उसको कट करते रहिए। और जब भी आप कट करें फ्लावर को, जैसे आपने गमले से कट किया, कोशिश करिए कट करने के बाद स्प्रे जरूर करें। जब आप कट कर रहे हो प्रिकॉशनल स्प्रे उसके बाद जरूर करें। एक्चुअली क्या होता है कि उसकी जिस फ्लावर पे आप कट कर रहे हो जिस ब्रांच को, वो ब्रांच एक प्रॉपर थिकनेस पे होती है। जब आप उसको कट करते हो तो उसका ऊपर का सरफेस ओपन हो जाता है। तो 2 तरीके हैं, या तो आप उसको मल्च करिए, मल्च नहीं करेंगे तो जनरल स्प्रे करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उसमें डाइबैक नहीं होगा, उसमें पानी, रात की जो ओस है वो उसके अंदर नहीं जाएगी और उस ब्रांच को सड़ने नहीं देगी, उसमें अटैक नहीं होगा, फंगस अटैक नहीं होगा, एफिड्स अटैक नहीं होंगे, उसमें बग्स नहीं जाएंगी। तो प्रिकॉशनल स्प्रे आप जरूर करिए, ये बहुत जरूरी है। अब जो एसटी है, एसटी रोजेज में टेम्परेचर का बड़ा क्रूशियल पार्ट है। एसटी रोजेज को धूप और दिन की गर्मी, लेकिन रात की ठंडक जरूरी है। रात को ठंड कूल रहेगा और दिन में गर्म रहेगा, उतना प्लांट का फ्लावर अच्छा रहेगा। तो इसमें जब पानी को देना है, जब भी हम गुलाब में पानी देते हैं, हमेशा पानी इवनिंग्स में देते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि इवनिंग में पानी दिया हुआ आपकी रूट्स को कूल करता है,
और रात भर में पानी प्लांट अपने आप को सेचुरेटेड कर लेता है। सुबह तक जितना पानी उसने इंटेक करना होता है वो पानी इंटेक कर लेता है, उसके अपनी पूरी बॉडी को सेचुरेटेड कर लेता है। और अर्ली मॉर्निंग जैसे धूप आती है, उसके पास सारे सोर्सेज हैं, पानी उसके पास है, खाना उसके पास है, तो उसने अपना इमीडिएट फूड प्रोसेस शुरू कर देना है और उसने अपना रोटेशन वर्क शुरू कर देना है। यदि आप सुबह पानी लगाएंगे तो पहले उसकी एनर्जी पानी को ग्रिप करने में लगेगी, तो 2 या 3 घंटे की धूप का टाइम वो पहले इंटेक करेगा, फिर प्रोसेस शुरू करेगा। तो हमेशा पानी इवनिंग में लगाइए, सो दैट अपना सोर्स वो रात को ही अपना इकट्ठा कर ले और सुबह अपना प्रोसेस शुरू कर ले। ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें कलर के लिए जैसे मैंने बोला आपको फास्फोरस, पोटेशियम और ये सब आपको एक्स्ट्रा करना है। इसके अलावा जो हमारे गुलाब हैं, एस्टी रोजेस, जो मैंने बोला हूं कि रोगर आपको डाल, इसके अलावा यदि इन गुलाब में आपको बहुत अच्छा कलर चाहिए, बहुत अच्छी इसकी शाइनिंग चाहिए। हेलो हेलो, आई थिंक someone open that हेलो। तो देखिए इसमें यदि हम लोग पिगमेंटेशन को बढ़ावा दे दें, कांता जी किसी का माइक ऑन हो गया, ओके। सो इसमें पिगमेंटेशन बढ़ाने के लिए नॉर्मली जो मैं यूज करता हूं और काफी एक्सपर्ट यूज करते हैं, यदि हम इसमें एंजाइम्स का स्प्रे करें, फ्रूट एंजाइम्स का, डार्क कलर फ्रूट्स, उसका एंजाइम स्प्रे करें, उसको हम लोग इसमें फीड करें तो इसका कलर पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपके पास एप्पल वो है, विनेगर है, एप्पल सिडार है, जिसको एप्पल से हम लोग बनाते हैं, एप्पल के छिलकों से हम बनाते हैं, तो गुलाब का कलर बढ़ जाएगा। जब हम लोग फ्रूट लाइक हमारे ऑरेंज पील्स का, इसका एंजाइम हम लोग बनाते हैं, इसके स्प्रे करते हैं, इसकी रूट्स को फीड करते हैं, तो आपका कलर बहुत एनहेंस होगा और फ्लावर साइज बहुत बढ़ जाएगी। ये प्रैक्टिकली मैंने अडॉप्ट करके देखा और इसमें बड़ा फर्क पड़ता है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी टिप्स देता हूं क्लाइंबिंग रोजेस के बारे में। क्लाइंबिंग रोजेस की प्रूनिंग का टाइम अभी है। अब देखिए आप गौर करिए, मैंने देसी गुलाब और एसटी को बोला स्केलेटन प्रूनिंग करनी है, मैक्सिमम आप प्रून करके और सिर्फ स्केलेटन ब्रांचेस रखिए। क्लाइंबिंग रोजेस बिकॉज वो क्लाइंब कर रहा है, क्लाइंबिंग रोजेस आपके पास गमले में भी हो सकते हैं और ग्राउंड में भी हो सकते हैं। तो क्लाइंबिंग रोज बिकॉज हम लोग ऊपर लेके जाते हैं, चढ़ाते हैं, उसमें क्या करना है, बी हेड नहीं करना होता, उसको स्केलेटन प्रूनिंग नहीं करनी होती। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मेजर क्लाइंबिंग ब्रांचेस हैं 2 या 3, उनको हम लोग ऊपर तक अलाउ करते हैं। उनमें जो लोअर पार्ट पे और अपेक्स पार्ट पे जो सिलेंड्रिकल ब्रांच होती हैं, साइड में जो ब्रांचेस होती हैं, उसमें जो फ्रेश ब्रांच होती है, जो कमजोर ब्रांच होती है, अनवांटेड ब्रांच, उन सबको हम लोग काट देते हैं। तो जो मेजर क्लाइंबिंग रोजेस ब्रांचेस होती हैं वो ऊपर तक हम अलाउ करते हैं, सिर्फ उसका एपेक्स जो एंड पॉइंट है उसमें एपेक्स हम लोग कट कर देते हैं। आपकी जैसे 6 फुट 8 फुट या 10 फुट की क्लाइंब है, तो उसमें जो मेजर ब्रांचेस जा रही हैं स्पाइरल होके, उनको छोड़ के जो अदर ब्रांचेस हैं, जिसको हम लोग जाली वाली ब्रांच बोलते हैं कि जाला बना हुआ है, उसको हटा देते हैं और मेजर क्लाइंबिंग ब्रांचेस को एपेक्स को कट कर देते हैं। मतलब हम लोगों को बेसिकली मेन ब्रांचेज ऊपर तक छोड़नी है, बाकी जाले वाली ब्रांचेज, हल्की ब्रांचेज सब हटा देनी। होगा क्या, जब हम सब हटाते हैं तो अगेन वो फ्रॉम बॉटम टू अप वो उसी ब्रांच से दोबारा शूट आउट लेते हैं, दोबारा शूट आउट लेके और वहां फ्लावरिंग देंगे। यदि हमने पुरानी ब्रांचेज को नहीं काटा तो वो फ्लावरिंग कम देगा, नई शूट आउट ब्रांच आपको फ्लावर ज्यादा देंगी और अच्छा फ्लावर देंगी। बाकी प्रोसेस सेम है, आपको पहले ड्राई करना होगा, फीड उसी तरह से करना होगा। अब अगेन बिकॉज क्लाइंबिंग रोजेस का फीड ज्यादा होता है, तो जो क्वांटम आपने देसी गुलाब या अपने एस्टी रोजेस को खुलाया है उससे 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 गुना आपको फीड क्लाइंबिंग रोज को देना है। बिकॉज क्लाइंबिंग रोज का वेजिटेटिव ग्रोथ और वेजिटेटिव पार्ट ज्यादा है, उसको फीड की सपोर्ट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आपने उसको एक्स्ट्रा फीड करना है हर चीज। मतलब जो आपने इन दोनों के लिए यूज की उससे 1.5 गुना आपने फीड करना है। सेकेंडली, पानी का मैनेजमेंट दोनों का, तीनों का सेम है कि पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर रहनी चाहिए। लेकिन जो हमारी क्लाइंबिंग रोजेस हैं, जैसे मैंने बोला आपकी एस्टी रोजेस में स्प्रे ज्यादा चाहिए, फॉलेज स्प्रे, इसी से क्लाइंबिंग रोजेस पे भी स्प्रे, फॉलेज स्प्रे ज्यादा करें, देसी गुलाब के मुकाबले ज्यादा करें, एस्टी रोजेस की तरह करें, ज्यादा स्प्रे करें, ज्यादा प्रिकॉशनल स्प्रे करें और ज्यादा फीड स्प्रे करें, तो आपका मैक्सिमम फ्लावर आएगा। सेम प्रोसेस, आपने फ्लावर उस पर भी नहीं पकने देना है, आप फ्लावर उस पर कट करिए, मैक्सिमम फ्लावर देगा। दूसरी बात, जब आपके पास देसी गुलाब होते हैं
यदि हम लोग देसी गुलाब को फर्मेंट करके या उसका एंजाइम बना के वापस गुलाब को फीड करेंगे, आप एंजाइम बना सकते हैं देसी गुलाब का, या देसी गुलाब का एक्सट्रैक्ट आप उसकी रूट्स पे डालते हैं, तो भी आपके फ्लावर का कलर और उसकी सेंस दोनों बढ़ेंगी, उसका साइज भी बढ़ेगा और कलर भी बढ़ेगी। एंजाइम बनाना बहुत आसान है, आप कई क्लासेस में सीख चुके हैं। इसके अलावा देसी गुलाब को फर्मेंटेशन करना भी बहुत आसान है। आप यदि नीम जो खली है, नीम खली को यदि आप पानी में भिगोते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि आपने एक बकेट ली 20 लीटर की, 20 लीटर की बकेट में आप करीब 15 लीटर पानी डालिए। 15 लीटर पानी में आपने करीब आधा किलो नीम खली डालना है। नीम खली को अच्छे से आपको मिला देना, एक दिन तक नीम खली रहे। उस नीम खली के एक दिन के बाद 24 घंटे के बाद उसको पानी को अलग कर लीजिए, जो नीम खली वो अलग हो जाएगी। जो पानी बच गया उस पानी में आप देसी गुलाब की पंखुड़ियां, देसी गुलाब आप डिप कर दीजिए। देखिए 15 लीटर पानी में से जो आप छानेंगे तो आपके 12-13 लीटर पानी मिलेगा। उस 12-13 लीटर पानी में आप थोड़ा पानी और मिला दीजिए, 15 लीटर वापस कर दीजिए, और उसमें करीब करीब नॉर्मल साइज की जो फूल माला होती है देसी गुलाब की, यदि आप उसमें 5 या 6 देसी फूल की मालाएं उसमें डिप कर देते हैं और उससे अच्छे से मैश कर देते हैं, और उसको आप 1 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। 1 हफ्ता उसको अच्छे से मैश करिए, आप 1 हफ्ता छोड़ दीजिए और उस पानी को डाइल्यूट कर लीजिए। जैसे 15 लीटर पानी है, उस 15 लीटर पानी को आप 3 गुना, मतलब करीब 50 लीटर पानी बना लीजिए, और हर गमले में, हर गुलाब के पौधे में आप वो डाल दीजिए। आप देखेंगे आपकी कलर की साइज, आपका कलर सॉरी और फ्लावर की साइज बहुत फर्क पड़ेगा। और उसका एक बेनिफिट और होता है कि सरफेस से अच्छा, ये जब भी आपने डालना है, जब भी आपने लिक्विड मैन्योरिंग करनी है इसमें, उससे पहले पानी बंद कर देना है। ये तीनों गुलाब के लिए है, ये जो टिप मैं बता रहा हूं कि जब भी आप लिक्विड मैन्योरिंग करें या मैन्योरिंग करें, उसके एक दिन पहले आप अपने गुलाब को पानी देना बंद कर दीजिए, उसको ड्राई करिए, गुड़ाई करिए, उसके नेक्स्ट डे आपने लिक्विड मैन्योर या मैन्योर अप्लाई करके पानी डालना है। कभी भी फीड करें उससे पहले प्लांट को ड्राई करना जरूरी है। साथ के साथ जब भी आप प्लांट की ग्रोथ देख रहे हैं कि प्लांट ग्रोथ हो रहा है, जो भी प्लांट की ब्रांचेस हैं, आपको लगे कि अनहेल्दी ब्रांच है, कोई भी एबनॉर्मलिटी उसमें दिखे ब्रांच में, उसको आप तुरंत कट कर दीजिए। जिन एपेक्स लीव्स में आपको हल्का सा भी प्रॉब्लम दिखे, उसको तुरंत कट कर दीजिए। वेट मत करिए कि ठीक हो जाएगा, आप कट करिए, रिडिकेशन करिए, वो बेटर वे है उसको अच्छा हेल्दी रखने का। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, गुलाब के गमलों के पास या गुलाब जहां आपका ग्राउंड में लगा है उसके आसपास कभी भी मैरीगोल्ड मत लगाइए। ये मैं बार बार कहता हूं, गुलाब के पास आपको मैरीगोल्ड नहीं लगाना है। यदि आप गुलाब के आसपास मैरीगोल्ड का बेड रखेंगे तो आपके गुलाब में डिजीज, खासकर माइट्स और एफिड्स का कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो उससे एक प्रॉपर डिस्टेंस रखिए। सेकेंडली, जहां भी आपका गुलाब है, चाहे वो गमले में हो चाहे ग्राउंड में हो, उसके आसपास के गमलों में, 1-2 में, ये टाइम है, अभी आपने सरसों, जो पीली सरसों होती है, उसके 1-2 बीज आप जरूर डाल दीजिए। आपने बेड में लगा रखा है तो, या आपके पास गमले हैं तो, आपके पास 10 गुलाब के गमले हैं तो उनके बीच में, उसके आसपास में 1-2 गमलों में आप सरसों का फूल जरूर लगाइए। यदि आपने सरसों का फूल गुलाब के पास में लगा दिया तो आप देखेंगे आपके गुलाब की फ्लोरा और फौना बहुत बढ़ जाती है। अब आपका सवाल हो सकता है कि ये ऐसा क्या मैजिक करती है सरसों का फूल? देखिए, सरसों जब लगती है, सरसों के डबल पर्पज है। एक तो नाइट्रोजन फिक्स करती है, तो वो गुलाब के लिए नाइट्रोजन का काम करेगी। गमलों में है तो भी वो, सेकेंडली उसमें मधुमक्खियां बहुत आती हैं। मधुमक्खियां सरसों पे बहुत ज्यादा आएंगे। जब मधुमक्खियां जहां ज्यादा आती हैं वो गुलाब पे भी अपना काम करेंगी। तो मधुमक्खी पोलन लेती है, फूल को अच्छा देती है। सेकेंडली, मधुमक्खी जल्दी से आसपास अपने इंसेक्ट पैदा नहीं होने देती। मधुमक्खी के जो डायनेमिक है, जब वो अपने अपने पंखों को फड़फड़ाती है बहुत तेजी से उसकी आरपीएम बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से जो वहां डायनामिक्स बनती है, जो एयर में वेव्स बनती है, उससे कुछ कीड़े, हल्के कीड़े, फ्लाइंग इंसेक्ट्स वैसे ही मर जाते हैं। कभी आपने शायद सुना होगा कि मधुमक्खी के छत्ते पे यदि कोई प्रेडेटर अटैक करता है, कोई कीड़ा बड़ा आ जाता है, तो वो पूरी मधुमक्खी उसको कवर करके बहुत तेजी से फड़फड़ाती हैं और उसको हीट करके जला के मार देती हैं। ये उनका नेचर गिफ्ट है। उनकी जो पंखों की स्पीड है, आरपीएम बहुत ज्यादा, तो उससे हीट जनरेट होती है और वो जो वेव्स जाती हैं, वो इतनी स्पीड से वेव्स जाती हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते।
तो ये हमारा नेचुरल डायनेमिक सिस्टम है कंट्रोल करना। इसीलिए हम लोग बार बार मैं आपसे कहता हूं कि जितना आप मधुमक्खियों को और इन इंसेक्ट का करेंगे, आपका ये कंट्रोल मेथड बढ़ जाएगा और आपका फ्लावरिंग सिस्टम बढ़ेगा। तो गुलाब के लिए जनरल टॉपिक हमारा ये है, आपको मैंने बहुत प्रिसाइजली बताया है। अब हम लोग सवाल जवाब ले सकते हैं कांता जी, किसी के सवाल जवाब हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा डिटेल में बताया। मेरा एक क्वेश्चन था, एक तो आपने जब बताया कि देसी गुलाब थोड़ा अभी लेट है, तो अभी बिल्कुल